माया ने अपनी महंगी सैंडल की खटखट से कोर्ट के सन्नाटे को चीरते हुए पीछे मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर अर्जुन के दर्द का रत्ती भर भी असर नहीं था। उसने बड़े इत्मीनान से अपने पर्स से लिपस्टिक निकाली और उसे ठीक करते हुए धीरे से बोली, शराब, मारपीट, प्रताड़ना, ये सब सिर्फ शब्द हैं अर्जुन, कानूनी शब्द। अगर मैं ये सब नहीं कहती तो क्या जज साहब मुझे ये घर और इतना हर्जाना दिलाते? मुझे पता था कि तुम अपनी शराफत का ढोंग करोगे और तुम्हारी यही शराफत आज मेरी सबसे बड़ी जीत बन गई। अर्जुन की मुट्ठियां भिंच गईं, आंखों में खून उतर आया। उसने कांपते होठों से पूछा, यानी तुमने सब कुछ पहले से प्लान किया था? वो कश्मीर ट्रिप, वो नया आईफोन, वो सब सिर्फ इसलिए ताकि तुम कोर्ट में मुझे एक अमीर और जालिम पति साबित कर सको? माया ने एक कुटिल मुस्कान के साथ अपनी पलकें झपकाईं और कहा, स्मार्ट बॉय, अब जाओ अर्जुन, 7 दिन बहुत कम होते हैं पैकिंग के लिए। और हाँ, अपने बीमार माँ बाप की दवाइयों का हिसाब अब खुद ही देख लेना, क्योंकि तुम्हारी आधी सैलरी तो अब मेरे पार्लर और शॉपिंग के खर्चे में जाएगी। अर्जुन को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। जिस औरत को उसने अपनी जान से ज्यादा चाहा, जिसके हर नखरे उठाए, वही आज उसकी बर्बादी पर हंस रही थी। वकील मिस्टर सेन ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और व्यंग्य भरे लहजे में कहा, मिस्टर शर्मा, बाहर निकलिए, अब ये कोर्ट रूम है, आपका घर नहीं। अर्जुन भारी कदमों से कोर्ट के बाहर निकला। तपती धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसे अंदर से एक ठंडी सहरन महसूस हो रही थी। उसकी जेब में सिर्फ 2000 रुपये बचे थे और महीने की 20 तारीख थी। घर जाते समय उसके दिमाग में बस अपने बूढ़े पिता का चेहरा घूम रहा था, जिन्हें हर हफ्ते डायलिसिस के लिए ले जाना पड़ता था। उसने आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाया, क्या सच में कानून इतना अंधा होता है कि उसे एक मरते हुए पिता की दवाइयां और एक बेटे की ईमानदारी नहीं दिखीं? क्या सिर्फ आंसू बहाने से कोई बेगुनाह हो जाता है? अर्जुन ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और एक गहरा सांस लिया। उसके पास रोने का समय नहीं था। 7 दिन में उसे अपनी पूरी जिंदगी एक छोटे से सूटकेस में समेटनी थी। उसे एक छोटा कमरा ढूंढना था जहां वो अपने माता पिता को रख सके। लेकिन जाते जाते उसने पीछे मुड़कर कोर्ट की उस इमारत को देखा और मन ही मन एक फैसला किया। माया, तुमने मुझे सड़क पर तो ला दिया, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं छीन पाई। आज से मेरा संघर्ष शुरू होता है। मैं हारूंगा नहीं, मैं साबित करूंगा कि एक ईमानदार आदमी को तोड़ना इतना आसान नहीं है। अर्जुन बस स्टैंड की तरफ चल दिया, जहां से उसकी एक नई और कठिन जिंदगी की शुरुआत होने वाली थी। अगले 7 दिन अर्जुन के लिए किसी नरक से कम नहीं थे। जिस घर की एक एक दीवार उसने अपनी पसंद के पेंट से सजाई थी, आज वहीं से अपना सामान समेटना उसे कचोट रहा था। माया ने एक बार भी हाथ नहीं बटाया। वो बस सोफे पर बैठकर नई मैगजीन पढ़ती रही और बीच बीच में टोकती रही, वो महंगा वाला ओवन मत ले जाना, वो किचन का हिस्सा है। अर्जुन ने बिना कुछ कहे अपना पुराना संदूक, माँ की दवाइयाँ और पिता की व्हीलचेयर एक छोटे से टेम्पो में ला दी। शहर के बाहरी इलाके में उसने एक छोटा सा 2 कमरों का मकान किराए पर लिया था। सीलन भरी दीवारें और छोटा सा किचन, पर उसके पास अब यही सहारा था। जब अर्जुन अपने माता पिता को लेकर उस नए घर में पहुंचा तो उसके पिता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कांपते हाथों से अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, मेरी बीमारी की वजह से तुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। तू मेरी दवाइयां बंद कर दे, बस अपना ख्याल रख। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए पिता के हाथ चूमे। बाबूजी, छत छोटी हुई है, हमारा हौसला नहीं, आप बस आशीर्वाद दीजिए। अगले महीने से असली संघर्ष शुरू हुआ। सैलरी आते ही 50,000 रुपये सीधे माया के अकाउंट में कट जाते। बचे हुए पैसों में घर का किराया, बिजली का बिल और माँ बाप का इलाज नामुमकिन सा लगने लगा। अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने अपनी ऑफिस की 9 बजे की शिफ्ट के बाद रात को एक कॉल सेंटर में पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया। वो दिन में सरकारी बाबू था और रात को एक मामूली टेलीकॉलर। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी, पर अपने माता पिता का चेहरा देखकर उसे ताकत मिलती। उधर माया अपनी आज़ादी का जश्न मना रही थी। उसने घर में पार्टियां शुरू कर दी, महंगे क्लबों में जाने लगी। लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि ऐशो आराम की आदत बहुत जल्दी पैसा निगल जाती है। मिस्टर सेन की फीस, घर की ईएमआई, जो अब उसे खुद भरनी थी, और उसकी अपनी फिजूल खर्ची ने धीरे धीरे उसके बैंक बैलेंस को कम करना शुरू कर दिया। 6 महीने बीत गए। एक शाम अर्जुन ऑफिस से लौट रहा था, तभी उसने देखा कि उसके पुराने घर के बाहर एक बिक्री के लिए फॉर सेल का बोर्ड लगा है। उसे हैरानी हुई। उसने पता किया तो मालूम चला कि माया ने घर की किस्तें नहीं भरी थीं और बैंक ने घर कुर्क करने का नोटिस दे दिया था। तभी उसकी नज़र सड़क के दूसरी तरफ खड़ी एक टैक्सी पर पड़ी। माया अपना महंगा सामान लेकर टैक्सी में बैठ रही थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखों के नीचे काले घेरे थे और वो महंगी सिल्क की साड़ी अब कहीं नजर नहीं आ रही थी। माया की नज़र अर्जुन पर पड़ी। अर्जुन अपनी पुरानी साइकिल पर था, पसीने से लथपथ, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था।
माया को लगा कि अर्जुन उसे ताना मारेगा, उसकी हालत पर हंसेगा। वो अपनी नजरें चुराने लगी, लेकिन अर्जुन ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने बस एक ठंडी सांस ली और अपनी साइकिल आगे बढ़ा दी। उसे अब नफरत करने में भी अपना वक्त बर्बाद नहीं करना था। उसने सीख लिया था कि जो घर धोखे की बुनियाद पर खड़ा हो, वो कभी महल नहीं बन सकता। अर्जुन अब पहले से ज्यादा खुश था। उसकी मेहनत रंग ला रही थी। उसे ऑफिस में प्रमोशन मिल गया था और उसके पिता की तबीयत भी अब सुधर रही थी। उसने साबित कर दिया था कि एक इंसान से उसकी संपत्ति छीनी जा सकती है, लेकिन उसका चरित्र और उसकी मेहनत करने की काबिलियत कोई नहीं छीन सकता। महीनों बीतते गए और वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से घूमता रहा। अर्जुन की जिंदगी अब एक लोहे की तरह तपकर फौलाद बन चुकी थी। सुबह 6 बजे उठकर पिता को दवा देना, फिर माँ के लिए नाश्ता बनाना और 9 बजते ही दफ्तर के लिए निकल जाना उसकी दिनचर्या बन गई थी। दफ्तर में वो अपनी पूरी ईमानदारी से काम करता और शाम को थकने के बजाय सीधे कॉल सेंटर की कैब पकड़ लेता। रात के 2-2 बजे तक वो हेडफोन लगाए ग्राहकों की समस्याएं सुलझाता रहता। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे तो आ गए थे, लेकिन उन आंखों में हार मानने का कोई निशान नहीं था। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। ऑफिस के बड़े साहब अर्जुन के काम के प्रति समर्पण को देख रहे थे। एक दिन उन्हें एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए एक भरोसेमंद टीम लीडर की जरूरत थी और उनकी नज़र सीधे अर्जुन पर पड़ी। प्रमोशन के साथ उसकी सैलरी भी बढ़ गई, जिससे उसके घर की आर्थिक तंगी थोड़ी कम होने लगी। दूसरी तरफ माया की दुनिया ताश के पत्तों की तरह ढह रही थी। वो जिस लग्जरी और आज़ादी के सपने देख रही थी, उसकी कीमत उसे समझ आने लगी थी। 50,000 रुपये की भारी भरकम राशि भी उसकी फिजूल खर्ची के आगे कम पड़ने लगी। जिस फ्लैट को उसने चालाकी से अपने नाम करवाया था, उसकी भारी ईएमआई और सोसाइटी के रखरखाव का खर्च अब उसके सिर पर था। उसे लगा था कि वो घर बेचकर ऐश करेगी, लेकिन बैंक के कड़े नियमों और कानूनी पचड़ों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। उसके वो दोस्त जो उसकी पार्टियों में मुफ्त की शराब और खाने के लिए आते थे, अब उसका फोन तक नहीं उठाते थे। जब बैंक ने घर खाली करने का आखिरी अल्टीमेटम दिया, तो माया के पास सड़क पर आने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। उसने एक छोटे से बदनाम इलाके में एक कमरा किराए पर लिया, जहां पानी और बिजली की भी किल्लत रहती थी। एक दिन की बात है, अर्जुन अपने माता पिता को शहर के सबसे बड़े और नए अस्पताल में रूटीन चेकअप के लिए ले गया था। अब उसके पास अपनी खुद की एक छोटी लेकिन नई कार थी। अस्पताल के गेट पर एक औरत फटे पुराने कपड़ों में उलझे हुए बालों के साथ दवाइयों की लाइन में खड़ी किसी से मिन्नतें कर रही थी। अर्जुन को वो आवाज जानी पहचानी लगी। वो करीब गया तो देखा कि वो माया थी। उसके चेहरे की वो गुलाबी लिपस्टिक और आंखों का काला चश्मा अब कहीं नहीं था। उसकी जगह दुख और पछतावे की झुर्रियों ने ले ली थी। माया अपनी बीमार बुआ के लिए दवाइयां मांग रही थी, लेकिन उसके पास पैसे कम पड़ रहे थे। तभी उसकी नज़र अर्जुन पर पड़ी। अर्जुन के साथ उसके माता पिता थे, जो अब पहले से ज्यादा स्वस्थ और खुश दिख रहे थे। अर्जुन ने सादे लेकिन साफ सुथरे कपड़े पहने थे और उसके चेहरे पर एक गरिमा थी। माया को लगा कि आज अर्जुन अपनी जीत का जश्न मनाएगा, उसे नीचा दिखाएगा या कम से कम उस पर हंसेगा। वो अपना चेहरा छिपाने लगी, लेकिन अर्जुन खामोश रहा। उसने जेब से पैसे निकाले और काउंटर पर माया की दवाइयों का पूरा बिल भर दिया। फार्मासिस्ट ने दवाइयां माया की तरफ बढ़ा दीं। माया की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, क्यों अर्जुन? मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तुम्हें सड़क पर ला दिया, फिर भी तुम? अर्जुन ने बहुत ही शांत और गहरे स्वर में कहा, माया, तुमने मुझसे मेरा घर छीना था, मेरा संस्कार नहीं। तुमने मुझे मिडिल क्लास कहा था, लेकिन भूल गई थी कि वही मिडिल क्लास परवरिश हमें दूसरों की मदद करना सिखाती है, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। आज मेरे पास महल नहीं है, लेकिन सुकून की नींद है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी नफरत ने ही मुझे खुद को साबित करने की ताकत दी। इतना कहकर अर्जुन अपने माता पिता का हाथ थामकर अपनी कार की तरफ बढ़ गया। माया वहीं खड़ी रह गई, हाथ में दवाइयां लिए और दिल में पछतावे का वो बोझ जिसे शायद वो जिंदगी भर नहीं उतार पाएगी। उसे समझ आ गया था कि पैसा और चालाकी आपको सामान दिला सकते हैं, लेकिन सम्मान और शांति सिर्फ ईमानदारी से ही मिलती है। अगले कुछ सालों में अर्जुन ने अपनी मेहनत के दम पर न केवल अपना एक नया घर खरीदा, बल्कि एक छोटा सा ट्रस्ट भी शुरू किया, जो उन बुजुर्गों की मदद करता था जिन्हें उनके बच्चों ने छोड़ दिया था। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां अर्जुन एक मिसाल बन चुका था। उसने समाज को दिखा दिया था कि अगर नीयत साफ हो तो कानून की गलत मार भी इंसान का रास्ता नहीं रोक सकती। अस्पताल की उस मुलाकात के बाद अर्जुन के मन से माया नाम का वो आखिरी बोझ भी उतर गया था। उसने महसूस किया कि बदले की आग पालने से बेहतर है कि अपनी तरक्की की लौ को और तेज किया जाए। अगले 2 सालों में अर्जुन ने अपनी मेहनत और सूझबूझ से सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बना ली। उसकी कंपनी के बॉस ने उसे एक बड़े प्रोजेक्ट का पार्टनर बना दिया था। अब वो सिर्फ एक कर्मचारी नहीं, बल्कि एक हिस्सेदार था।
उसकी आमदनी अब इतनी हो गई थी कि 50,000 का गुजारा भत्ता उसे एक मामूली खर्च लगने लगा, लेकिन कानून की उस मार ने उसे बचत और निवेश का जो पाठ पढ़ाया था वो अब उसके काम आ रहा था। उसने शहर के पॉश इलाके में एक बड़ा और हवादार फ्लैट खरीदा, जिसमें एक बड़ा सा बगीचा भी था, खासकर अपनी माँ की मॉर्निंग वॉक और पिता की धूप सेंकने के लिए। इधर माया की जिंदगी एक अंतहीन दलदल बन चुकी थी। अहंकार में आकर उसने जो पुल तोड़े थे, अब उन्हें पार करना नामुमकिन था। मिस्टर सेन, जिसने उसे जीत का लालच देकर अर्जुन से अलग किया था, अब उसके फोन तक नहीं उठाता था, क्योंकि माया के पास अब उसकी मोटी फीस देने के लिए पैसे नहीं बचे थे। जिस फ्लैट को उसने हड़पा था वो बैंक की नीलामी में बिक चुका था और माया एक छोटे से कॉल सेंटर में मामूली नौकरी करने को मजबूर थी, वही नौकरी जिसे वो कभी अर्जुन के संदर्भ में छोटा काम कहकर चिढ़ाती थी। किस्मत का खेल देखिए, जिस ऐशो आराम के लिए उसने अपना घर उजाड़ा, आज वो एक वक्त के ढंग के खाने के लिए तरस रही थी। एक शाम जब अर्जुन अपने नए ऑफिस से घर लौट रहा था, उसकी गाड़ी एक सिग्नल पर रुकी। फुटपाथ पर कुछ लोग एक बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। अर्जुन की नज़र अचानक भीड़ के पीछे खड़ी एक महिला पर पड़ी, जो फटे हुए सैंडल और मुरझाए हुए चेहरे के साथ हाथ में एक फाइल दबाए किसी वकील के दफ्तर के बाहर खड़ी गिड़गिड़ा रही थी। वह माया थी। उसे देखकर अब अर्जुन के मन में गुस्सा नहीं, बल्कि सिर्फ दया आती थी। उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी, क्योंकि वो जानता था कि कुछ सबक इंसान को खुद ही सीखने पड़ते हैं। अर्जुन के जीवन में अब एक नया मोड़ आया। उसके माता पिता चाहते थे कि वो फिर से अपना घर बसाए। पहले तो अर्जुन झिझका, उसे डर था कि कहीं फिर से वही इतिहास न दोहराया जाए। लेकिन तभी उसकी मुलाकात आरोही से हुई, जो उसी के ऑफिस में एक कानूनी सलाहकार थी। आरोही वैसी नहीं थी जैसी माया थी। वो सादगी और समझदारी की मूरत थी। उसने अर्जुन के अतीत के बारे में सब कुछ जानते हुए भी उसका साथ देने का फैसला किया। आरोही ने ही अर्जुन को समझाया कि कानून सिर्फ तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हक की लड़ाई लड़ने के लिए भी होता है। आरोही की मदद से अर्जुन ने कोर्ट में एक नई अर्जी दाखिल की। उसने सबूत पेश किए कि माया अब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है और उसने कोर्ट को अपनी संपत्ति और आय के बारे में गुमराह किया था। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार कोर्ट ने वो गुजारा भत्ता बंद करने का आदेश दिया। जज ने माया को फटकार लगाते हुए कहा कि कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, शोषण के लिए नहीं। उस दिन कोर्ट से बाहर निकलते वक्त अर्जुन ने पहली बार खुद को पूरी तरह आज़ाद महसूस किया। जीत की उस रात अर्जुन अपने नए घर की बालकनी में बैठा था। उसके पिता पास ही आराम कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे और माँ रसोई से ताज़ी चाय की खुशबू फैला रही थीं। अर्जुन ने महसूस किया कि असली लग्जरी महंगे आईफोन या कश्मीर के ट्रिप में नहीं, बल्कि अपनों के साथ उस सुकून भरी चाय में है जिसे कमाने के लिए उसने अपनी रातें काली की थीं। उसने अपनी डायरी में एक आखिरी लाइन लिखी, न्याय में देरी हो सकती है, पर ईमानदारी कभी हारती नहीं। आज अर्जुन के पास वो सब कुछ था जो माया ने उससे छीना था, और उससे भी कहीं ज्यादा वो था जो माया कभी समझ ही नहीं पाई, सम्मान। अदालत के उस आखिरी फैसले ने अर्जुन के सीने से जैसे बरसों पुराना पत्थर हटा दिया था। अब उसे हर महीने अपनी मेहनत की कमाई का आधा हिस्सा उस नफरत को नहीं देना था जिसने उसे बर्बाद करने की कसम खाई थी। आरोही ने जिस तरह एक एक सबूत इकट्ठा किया और माया के झूठ का पर्दाफाश किया, उसने अर्जुन के मन में औरतों के प्रति खोए हुए सम्मान को फिर से जगा दिया था। एक शाम जब ऑफिस का काम खत्म हुआ तो अर्जुन ने आरोही को कॉफी के लिए बुलाया। खिड़की के बाहर ढलते सूरज की लालिमा शहर की इमारतों को चूम रही थी। अर्जुन ने धीरे से आरोही का हाथ थामते हुए कहा, आरोही, तुमने न सिर्फ मेरा केस जीता, बल्कि मुझे खुद पर यकीन करना सिखाया। क्या तुम मेरी इस छोटी सी और अब सुखी दुनिया का हिस्सा बनोगी? आरोही की आंखों में एक चमक थी। उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। कुछ महीनों बाद एक सादे समारोह में दोनों की शादी हो गई। इस बार न कोई दिखावा था, न कोई महंगी सिल्क की साड़ियां और न ही कोई झूठा स्टेटस। अर्जुन के माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उन्हें वो बहू मिली थी जो घर को ईंट पत्थरों से नहीं बल्कि अपनी ममता और समझदारी से सजाती थी। अर्जुन का नया घर अब सच में एक घर बन गया था, जहां शाम को काम से लौटने के बाद तानों की बौछार नहीं बल्कि सुकून भरी बातें होती थीं। उधर माया की हालत बद से बदतर होती चली गई। जब कोर्ट ने उसका गुजारा भत्ता बंद किया और उसे कानूनी खर्चों का भुगतान करने का आदेश दिया, तो उसकी बची कुची जमा पूंजी भी खत्म हो गई। वो अब उसी छोटे से कमरे में रहने को मजबूर थी जिसे वो कभी नफरत से देखती थी। एक दिन वो बाजार में मजदूरी कर रहे एक मजदूर के पास खड़ी होकर सस्ती सब्जियां छांट रही थी। तभी उसने देखा कि सड़क के दूसरी तरफ एक बड़ी सी होर्डिंग लगी है। उस होर्डिंग पर अर्जुन और आरोही की तस्वीर थी, जिसमें वे एक अनाथालय के उद्घाटन की खुशी साझा कर रहे थे। अर्जुन की कंपनी अब शहर की सबसे बड़ी टेक कंसल्टेंसी फर्मों में से एक बन चुकी थी। माया को याद आया कि उसने अर्जुन को नाकाबिल और सरकारी बाबू कहकर ठुकराया था, जबकि उसी आदमी ने अपनी काबिलियत के दम पर आज अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया था।
माया के पास अब न तो वो लग्जरी थी, न वो आईफोन और न ही वो घमंड। उसने महसूस किया कि असली पिंजरा अर्जुन का घर नहीं था, बल्कि उसकी अपनी लालची सोच थी, जिसने उसे आज इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। उसने एक बार कोशिश की कि अर्जुन को फोन करे या उससे माफी मांगे, लेकिन फिर उसने अपना हाथ रोक लिया। उसे समझ आ गया था कि अर्जुन अब उस ऊंचाई पर पहुंच चुका है जहां उसकी परछाई भी नहीं पहुंच सकती। अर्जुन ने अपने जीवन के उस काले अध्याय को पूरी तरह बंद कर दिया था। उसने अपनी कंपनी में एक विशेष सेल बनाया जो उन पुरुषों और महिलाओं की मदद करता था जो वैवाहिक विवादों में झूठे आरोपों का शिकार होते थे। वो नहीं चाहता था कि कोई और अर्जुन उन अंधेरी गलियों से गुजरे जिनसे वो गुजरा था। एक रात जब वो अपनी नन्ही बेटी को गोद में खिला रहा था, उसने आरोही से कहा, पता है आरोही, उस दिन जब जज का हथौड़ा बजा था, मुझे लगा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन आज समझ आता है कि कभी कभी सब कुछ खत्म होना ही एक नई और बेहतर शुरुआत के लिए जरूरी होता है। अर्जुन की कहानी अब उन हजारों लोगों के लिए प्रेरणा थी जो मुश्किल वक्त में हार मान लेते हैं। उसने साबित कर दिया था कि सच्चाई का रास्ता भले ही कांटों भरा हो, लेकिन उसकी मंजिल हमेशा सुकून और सम्मान से भरी होती है। उसकी जिंदगी अब एक बहती हुई शांत नदी की तरह थी, जो अपनी मेहनत के किनारों को छूती हुई निरंतर आगे बढ़ रही थी और पीछे छोड़ गई थी उस कड़वे अतीत को जिसे अब वो कभी मुड़कर नहीं देखना चाहता था। माया की जिंदगी का वो अंधेरा कोना अब उसे डसने लगा था। जिस होटल के वेटर उसे कभी मैडम कहकर झुककर सलाम करते थे, आज उसी होटल के बाहर वो एक मामूली सी नौकरी की तलाश में खड़ी थी। उसकी आंखों के सामने वे सारे मंजर घूमने लगे जब उसने झूठे सबूत गढ़े थे, जब उसने अर्जुन के बूढ़े माता पिता की दवाइयों के पैसों को अपने ऐशो आराम के लिए खींचा था। उसे समझ आ गया था कि लग्जरी और आज़ादी के नाम पर उसने जो रास्ता चुना था वो असल में तबाही की खाई थी। एक रात जब वो अपनी पुरानी डायरी के पन्ने पलट रही थी जिसमें उसने अर्जुन को फंसाने की साजिशें लिखी थीं, उसकी रूह कांप गई। उसे पहली बार अपनी परछाई से भी नफरत होने लगी। यही वो पल था जब माया के भीतर कुछ टूटा और कुछ नया पैदा हुआ। उसने तय किया कि वो अब अपनी बाकी की जिंदगी उस गुनाह के प्रायश्चित में लगाएगी जो उसने न जाने कितने परिवारों के साथ अनजाने में किया था, झूठ और लालच का जहर घोलकर। माया ने अपनी कहानी को दुनिया के सामने लाने का फैसला किया। उसने एक छोटा सा यूट्यूब चैनल शुरू किया और एक मुहिम छेड़ी जिसका नाम रखा मुखौटा। अपनी पहली वीडियो में माया बिना किसी मेकअप के, बिना किसी महंगे चश्मे के, एकदम साधारण कपड़ों में कैमरे के सामने आई। उसकी आंखों में चमक नहीं, बल्कि एक भारी पछतावा था। उसने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, मैं वो औरत हूँ जिसने एक हंसते खेलते घर को अपनी महत्वाकांक्षा की आग में जला दिया। मैंने कानून का सहारा लेकर एक बेगुनाह आदमी को सड़क पर ला दिया था। आज मैं यहाँ सहानुभूति बटोरने नहीं, बल्कि आप सबको ये बताने आई हूँ कि तलाक और झूठे इल्जाम कभी किसी को खुशी नहीं देते। माया की ये मुहिम देखते ही देखते वायरल हो गई। उसने उन महिलाओं से बात करना शुरू किया जो छोटे मोटे झगड़ों को कोर्ट तक ले जाने की सोच रही थीं। वो उन्हें समझाती कि वकील की फीस और कोर्ट के चक्करों में जो सुकून खोता है, उसे कोई भी हर्जाना वापस नहीं ला सकता। उसने अपनी हर वीडियो में एक ही बात दोहराई, झूठ बोलकर आप घर और गाड़ी तो जीत सकते हैं, लेकिन अपनी आत्मा हार जाते हैं। अगर रिश्ता नहीं चल रहा तो गरिमा के साथ अलग होइए, किसी की जिंदगी तबाह करके अपनी जन्नत मत बनाइए। माया की इस मूवी और मुहिम ने समाज में एक नई बहस छेड़ दी। कई औरतें जो गुस्से में आकर अपने पतियों पर झूठे केस करने वाली थीं, उन्होंने माया की दास्तां सुनकर अपने कदम पीछे खींच लिए। माया अब उन पुरुषों के लिए भी एक आवाज बन गई थी जो झूठे मुकदमों की मार झेल रहे थे। उसने खुलेआम स्वीकार किया कि कैसे उसने मेंटल टॉर्चर जैसे भारी शब्दों का गलत इस्तेमाल किया था। वो कहती, कानून हमारी ढाल होना चाहिए, तलवार नहीं। एक दिन एक बड़े सेमिनार में माया को अपनी बात रखने के लिए बुलाया गया। वहां सैकड़ों लोग मौजूद थे। अपनी स्पीच खत्म करने के बाद जब वो मंच से उतरी तो सामने अर्जुन और आरोही खड़े थे। अर्जुन ने उसे देखा। उसकी आंखों में अब वो पुराना दर्द नहीं था। माया ने हिम्मत जुटाई और उनके पास गई। उसने हाथ जोड़कर सिर झुका लिया और धीमी आवाज में कहा, अर्जुन, तुमने मुझे माफ कर दिया था, लेकिन मैं खुद को माफ नहीं कर पा रही थी। आज इस मुहिम के जरिए शायद मैं उस पाप का थोड़ा सा हिस्सा धो पा रही हूँ। अब मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि कोई और माया किसी और अर्जुन की जिंदगी बर्बाद न करे। अर्जुन ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से होती है माया। तुमने अपनी गलती मान ली, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। आरोही ने भी माया का हौसला बढ़ाया और उसे अपने ट्रस्ट के साथ जुड़कर काम करने का न्योता दिया। माया अब अकेली नहीं थी। उसने अपनी पूरी ताकत इस बात में झोंक दी कि शादियां समझौतों से नहीं, समझदारी से चलें। उसने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जहां लोग कानूनी लड़ाई से पहले आपसी सुलह के लिए कॉल कर सकते थे। वो अक्सर कहती थी कि एक घर को बनाने में सालों लगते हैं और उजाड़ने में बस एक झूठ,
इसलिए अपनी जुबान को हथियार बनाने से पहले अपने दिल से जरूर पूछें। माया की इस पहल ने न जाने कितने टूटते हुए घरों को बचा लिया और समाज को ये सिखाया कि पछतावा अगर सही दिशा में हो तो वो एक नई क्रांति ला सकता है। माया की इस मुहिम का असर अब धीरे धीरे कानूनी गलियारों तक भी पहुंचने लगा था। वो केवल वीडियो ही नहीं बना रही थी, बल्कि अब वो उन अदालतों के बाहर भी बैठने लगी जहां तलाक के मामले सबसे ज्यादा आते थे। वो वहां उन जोड़ों से बात करती जो गुस्से में एक दूसरे का वजूद मिटाने पर तुले होते थे। माया उन्हें अपनी आपबीती सुनाती, अपनी फटी हुई सैंडल दिखाती और वो खालीपन महसूस कराती जो उसने उस आलीशान फ्लैट को जीतने के बाद महसूस किया था। वो लोगों से कहती, जीत का जश्न सिर्फ तब तक रहता है जब तक वकील का हाथ आपके कंधे पर होता है। जैसे ही आप कोर्ट की दहलीज से बाहर निकलेंगे, वो अकेलापन आपको खा जाएगा जिसे कोई 50,000 रुपये नहीं भर सकते। धीरे धीरे माया का संपर्क समाज के उन प्रतिष्ठित लोगों से हुआ जो पारिवारिक कानूनों में सुधार की मांग कर रहे थे। माया ने एक किताब लिखी जिसका शीर्षक था आधी सैलरी पूरा सच। इस किताब में उसने विस्तार से बताया कि कैसे उसने सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर अर्जुन को मानसिक रूप से तोड़ा था। उसने अपनी हर साजिश का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। किताब रातों रात बेस्ट सेलर बन गई। कई यूनिवर्सिटीज और लॉ कॉलेजों ने उसे लेक्चर देने के लिए बुलाना शुरू किया ताकि आने वाले वकील ये समझ सकें कि कानून का काम इंसाफ दिलाना है, किसी की जिंदगी का सौदा करना नहीं। माया की बदलती हुई छवि और उसकी मेहनत को देखकर अर्जुन ने एक बड़ा फैसला किया। उसने अपनी कंपनी की तरफ से एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर, विवाद सुलझाने का केंद्र खोला और उसका नेतृत्व करने की जिम्मेदारी माया को देने का प्रस्ताव भेजा। जब माया ने वो ऑफर लेटर देखा तो उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जिस इंसान को उसने कभी नाकाबिल कहा था, वही आज उसे फिर से सम्मान के साथ जीने का मौका दे रहा था। माया ने उस सेंटर का नाम रखा सुलह। वहां अब सिर्फ तलाक की बात नहीं होती थी, बल्कि उन रिश्तों को फिर से सींचने की कोशिश की जाती थी जो गलतफहमियों और ईगो की वजह से टूटने की कगार पर थे। माया अब हर उस औरत की दुश्मन बन गई थी जो झूठे केस को हथियार बनाती थी, और हर उस मर्द की सलाहकार जो गुस्से में आकर अपने परिवार को बिखरने दे रहा था। उसने एक फिल्म निर्माता के साथ मिलकर एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई जिसमें यह दिखाया गया कि एक झूठे मुकदमे के बाद न केवल पति का करियर बर्बाद होता है, बल्कि वो औरत भी समाज की नज़रों में अपनी साख खो देती है। एक दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने माया से पूछा, माया जी, आपको इतनी प्रसिद्धि मिल रही है, लोग आपको अब एक समाज सुधारक के तौर पर देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आपका अतीत अब पीछे छूट गया है? माया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अतीत कभी पीछे नहीं छूटता, वो हमेशा एक सबक बनकर साथ चलता है। मैं आज जो भी हूँ वो इसलिए हूँ क्योंकि मैंने गिरकर संभलना सीखा। मेरा मकसद अब खुद को महान बनाना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी को ये समझाना है कि रिश्ता निभाने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए, और अगर रिश्ता न निभ सके तो कम से कम इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। आज मैं जब घर जाती हूँ तो मेरे पास वो सिल्क की साड़ियाँ नहीं हैं, लेकिन मेरे पास वो चैन की नींद है जो मुझे उस महल जैसे घर में भी नहीं आती थी। अर्जुन और आरोही ने दूर बैठकर टेलीविजन पर माया का ये इंटरव्यू देखा। अर्जुन के पिता ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, असली जीत पैसे की नहीं होती, असली जीत तब होती है जब आपका दुश्मन भी आपकी शराफत से हार कर नेक बन जाए। अर्जुन ने बस एक गहरी सांस ली और खिड़की के बाहर देखा, जहां चांद की रोशनी में पूरी दुनिया शांत और सुंदर लग रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसकी 6 साल की गृहस्थी भले ही टूट गई थी, लेकिन उसके बाद जो समाज का भला हुआ वो शायद इस पूरी तकलीफ की सबसे बड़ी भरपाई थी। कहानी अब उस मुकाम पर थी जहां हारने वाला कोई नहीं था। अर्जुन को सम्मान और नया परिवार मिला, माया को प्रायश्चित और सही रास्ता मिला, और समाज को एक ऐसी आवाज मिली जिसने तलाक जैसे शब्द को नफरत के बजाय समझदारी के चश्मे से देखना सिखाया। समय बीतता गया और साल दर साल बदलती ऋतुओं के साथ अर्जुन और माया की कहानियां समाज के लिए एक मिसाल बनती गईं। अर्जुन अपनी कंपनी और अपने परोपकारी कार्यों में सफल रहा, जबकि माया ने सुलह केंद्र के माध्यम से हजारों टूटते घरों को नई रोशनी दी। लेकिन इस कहानी का सबसे खूबसूरत और गहरा मोड़ तब आया जब 20 साल बाद इन दोनों की अगली पीढ़ी एक दूसरे के सामने खड़ी हुई। अर्जुन और आरोही का बेटा ईशान, जो अब एक निपुण वकील बन चुका था, एक दिन अपने ऑफिस में बैठा था। तभी उसके पास एक युवा लड़की आई जिसका नाम रिया था। रिया एक बहुत ही पेचीदा तलाक का केस लेकर आई थी। वो गुस्से में थी और अपने पति से हर वो चीज छीन लेना चाहती थी जो उसने पिछले 5 सालों में कमाई थी। उसने ईशान से कहा, मुझे परवाह नहीं है कि उसे सड़क पर आना पड़े, मुझे बस वो सब चाहिए जो मेरा हक है। मैं उस पर ऐसे आरोप लगाऊंगी कि वो कभी सिर नहीं उठा पाएगा। ईशान ने शांत भाव से उसे सुना और फिर दराज से एक पुरानी फाइल निकाली। ये वही फाइल थी जो अर्जुन के उस पुराने केस की थी। ईशान ने रिया से कहा,
रिया, कानून तुम्हें जीतने के 100 रास्ते देगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा तुम्हें हारने का एक ही कारण देगी, बोझ। क्या तुम वो बोझ पूरी जिंदगी ढोना चाहती हो? रिया कुछ समझ नहीं पाई। तभी ईशान ने उसे अपने साथ एक सेमिनार में चलने को कहा, जहां इंटरनेशनल रिलेशनशिप और डाइवोर्स प्रिवेंशन डे मनाया जा रहा था। वहां मंच पर एक वृद्ध महिला खड़ी थी। उसके बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी शांति थी जो केवल वर्षों के प्रायश्चित के बाद आती है। वह माया थी। माया ने उस दिन किसी भेदभाव के बिना केवल इंसानियत के नाते अपनी बात शुरू की। उसने कहा, आज के दिन को लोग अक्सर स्त्री या पुरुष के अधिकारों के नाम पर मनाते हैं, लेकिन मैं इसे ईमानदारी दिवस कहना चाहती हूँ। मैंने 20 साल पहले एक इंसान को सिर्फ इसलिए बर्बाद किया क्योंकि मेरे पास कानून की ताकत थी और दिल में लालच। नतीजा क्या हुआ? वो आदमी अपनी मेहनत से फिर खड़ा हो गया, लेकिन मैं 20 साल पीछे चली गई। आज की पीढ़ी को मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर रिश्ता टूट जाए तो उसे सम्मान के साथ विदा करो। किसी को नीचा दिखाकर आप कभी ऊंचे नहीं उठ सकते। भीड़ में बैठे अर्जुन ने अपनी पत्नी आरोही का हाथ थाम रखा था। उसने देखा कि मंच पर बैठी माया की आंखों में अब कोई डर नहीं था। माया ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अगली पीढ़ी के लिए मेरा संदेश है, कानून का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए करें, प्रतिशोध के लिए नहीं। जब एक पति पत्नी लड़ते हैं तो जीतता सिर्फ वकील है, हारता पूरा परिवार है। याद रखिए, आज आप जो बीज बोएंगे वही फसल आपके बच्चों को काटनी पड़ेगी। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपको एक विजेता के रूप में नहीं, बल्कि एक षड्यंत्रकारी के रूप में याद रखें? सेमिनार खत्म होने के बाद रिया की आंखों में आंसू थे। उसने ईशान से कहा, सर, मुझे केस नहीं लड़ना, मुझे बस शांति चाहिए। ईशान मुस्कुराया और उसे माया के पास ले गया। वहीं दूसरी तरफ से अर्जुन भी धीरे धीरे कदमों से माया की तरफ बढ़ा। 20 साल बाद तीनों एक ही फ्रेम में थे। कोई कड़वाहट नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था। अर्जुन ने माया से कहा, माया, तुमने जो रास्ता चुना उसने मेरे उस पुराने जख्म को पूरी तरह भर दिया है। आज हमारे बच्चे हमें देख रहे हैं और मुझे गर्व है कि वे हमसे नफरत करना नहीं बल्कि माफ करना सीख रहे हैं। माया ने हाथ जोड़कर कहा, अर्जुन, तुमने मुझे माफ करके जो कर्ज मुझ पर चढ़ाया था, मैं बस उसे समाज को लौटा रही हूँ। ईशान और रिया जैसे हजारों युवा वहां मौजूद थे, जिन्होंने देखा कि कैसे एक गलत फैसले ने 2 जिंदगियां बदली थीं, लेकिन एक सही एहसास ने पूरे समाज की सोच बदल दी। यूट्यूब पर यह वीडियो जब भेदभाव रहित न्याय के नाम से अपलोड हुआ तो इसे करोड़ों लोगों ने देखा। ये केवल एक कहानी नहीं रह गई थी, यह एक आंदोलन बन गया था। एक ऐसा आंदोलन जहां जीत किसी एक पक्ष की नहीं बल्कि सच्चाई और गरिमा की हुई थी। अगली पीढ़ी ने सीखा कि शादी एक कानूनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि 2 रूहों का मेल है, और अगर वो मेल टूट भी जाए तो उसे नफरत की आग में झोंकने के बजाय यादों के बगीचे में शांति से छोड़ देना चाहिए। अर्जुन और माया की ये दास्तां अब एक नया इतिहास लिख चुकी थी, जहां कानून की किताब से ज्यादा अहमियत इंसानियत की किताब को दी गई थी। इस कहानी का समापन एक ऐसे शक्तिशाली संदेश के साथ हुआ जिसने न केवल अदालत की दीवारों को झकझोर दिया, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए दुनिया के हर उस घर में दस्तक दी जहां रिश्तों के बीच कड़वाहट की दीवार खड़ी हो रही थी। ईशान और रिया जैसे हजारों युवाओं के सामने अर्जुन और माया का एक साथ खड़ा होना इस बात का प्रमाण था कि इंसान अपने अतीत से बड़ा हो सकता है। माया ने मंच के बीचों बीच आकर कैमरे की ओर देखा और एक ऐसी बात कही जो आज के दौर के हर युवा के लिए मंत्र बन गई। उसने कहा, अक्सर हम कोर्ट में ये साबित करने के लिए लड़ते हैं कि दूसरा इंसान कितना बुरा है, लेकिन इस लड़ाई में हम ये भूल जाते हैं कि हम खुद कितने बुरे बनते जा रहे हैं। पैसा, मकान और गाड़ी, ये सब चीजें दोबारा कमाई जा सकती हैं, लेकिन खोया हुआ चरित्र और मरा हुआ ज़मीर कभी वापस नहीं आता। जब आप किसी पर झूठा आरोप लगाते हैं तो आप उसे नहीं बल्कि समाज के उस भरोसे को मारते हैं जिस पर यह दुनिया टिकी है। अर्जुन ने आगे बढ़कर इस बात को पूरा किया और सरल शब्दों में समझाया, सफलता वो नहीं है जो मैंने इन 20 सालों में कमाई है। सफलता वो है कि आज मैं अपनी संतान की आंखों में आंखें डालकर कह सकता हूं कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अगली पीढ़ी को मेरा यही संदेश है कि बदला लेने में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो, बल्कि खुद को इतना काबिल बनाओ कि तुम्हें दुख देने वाला इंसान खुद एक दिन अपनी हार स्वीकार कर ले। न्याय का मतलब किसी को कुचलना नहीं, बल्कि सच को जिंदा रखना है। ये वीडियो देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गया। इसके कमेंट सेक्शन में हजारों लोगों ने अपनी आपबीती लिखी। किसी ने अपना केस वापस लेने की कसम खाई तो किसी ने बरसों पुरानी दुश्मनी भुलाकर अपने पूर्व साथी से माफी मांगी। भेदभाव रहित न्याय का ये संदेश अब एक कानून की तरह नहीं बल्कि एक संस्कार की तरह लोगों के दिलों में उतरने लगा। समाज को ये समझ आ गया कि स्त्री हो या पुरुष, सम्मान सबका बराबर है और कानून की ढाल सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए। कहानी के अंत में शाम की ढलती रोशनी में अर्जुन, आरोही और माया तीनों को एक साथ चलते देखा गया। उनके पीछे ईशान और रिया भी बातें करते हुए चल रहे थे।
वह दृश्य इस बात का प्रतीक था कि जब अहंकार हारता है तभी इंसानियत जीतती है। उस दिन के बाद से अर्जुन और माया की कहानी केवल एक तलाक की दास्तां नहीं रही, बल्कि वो एक ऐसी मशाल बन गई जिसने सिखाया कि टूटे हुए रिश्तों की राख से भी एक नया और बेहतर समाज बनाया जा सकता है। ईशान ने उस दिन अपने पिता की डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नई लाइन जोड़ी, सच्चाई को साबित करने के लिए कभी कभी वक्त का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन जब वो साबित होती है तो वो केवल एक इंसान को नहीं बल्कि पूरी आने वाली नस्ल को सुधार देती है। YouTube पर इस वीडियो के खत्म होते ही स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में एक सवाल उभरा, जिसने करोड़ों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या आप अपनी जीत के लिए किसी की जिंदगी हारने को तैयार हैं? और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक था। आशा है कि अर्जुन और माया के इस सफर ने आपके दिल को छुआ होगा। अगर आपको अर्जुन और माया की ये कहानी पसंद आई और इसने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। समाज में बदलाव की इस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी टूटते हुए घर को बचा सकता है और किसी को सही रास्ता दिखा सकता है। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि इस कहानी के किस मोड़ ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। याद रखिए, आपकी एक पहल समाज में बड़ी तब्दीली ला सकती है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।